सभी सुनने वालों को और सोनाली आपको भी राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। सभी सखियों, सहेलियों को, श्रोताओं को राजश्री जी आपको, सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। क्या बात है, मुस्कुरा रही हो, बहुत खुश हो। चलिए विषय बता देते हैं। इतनी जल्दी विषय पे आ जाए। विषय तो हमारे श्रोताओं को पता है, वो बस देखते रहते हैं कि बस जैसे हमने पोस्ट डाला उनको सारी खबरें मिल गई और फिर वो यथा योग्य यथा जहाँ वो चाहते हैं वो हमारे मैसेजेस हम तक पहुँचा देते हैं उस विषय के बारे में, है ना। लेकिन फिर भी नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो लोग रेडियो से सुनते हैं, जिन्होंने हमारे इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक लाइव से नहीं जुड़े हैं, उन्हें थोड़े पता होते हैं विषय। तो वो क्यों नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है उन्होंने? पता नहीं क्यों नहीं हुए। तो बताओ ना उनको कि वो सब्सक्राइब बता देते भाई, जल्दी से आ जाओ। आपकी भी मैसेज का हमें इंतजार रहेगा। तो हमें मैसेजेस आते हैं श्रोताओं के, तो एक अलग ही आनंद मिलता है और वे हमसे जुड़े हैं, इसकी अनुभूति होती है कि हमारी महफिल में वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम सब तो उन्हीं के लिए है, उन्हीं के लिए है जी। नहीं तो मैं बोलूं तुम सुनो, आप बोलो मैं सुनूं, हो गया। वैसे तो घर में भी बैठ के बोल सकते हैं ना, फोन पर भी बता सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही आज है विश्व दृष्टि दिवस। और एक योजना है भारत सरकार की, एकलव्य आवासीय विद्यालय योजना, इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे। और पर्यटन स्थल भी चलेंगे, वहाँ अपने श्रोताओं को ले जाएंगे घुमाने। कहाँ जा रहे हैं? मैसूर चलते हैं, बहुत सुंदर जगह है। और अभी यानी जो दशहरे की वहाँ पर जो रोशनाई और जो इतना सुंदर वहाँ का वातावरण होता है वो देखने लायक होता है, तो उसी को हम याद करेंगे। वहाँ एक बहुत मशहूर गार्डन भी है ना, वृंदावन गार्डन। क्या बात है। और फिर हम वो पुराने दिन भी याद करेंगे, है ना, जहाँ पर बच्चों की हरकतों ने किया परेशान। बच्चे ऐसी ऐसी हरकतें करते, कभी सिक्का निगल लेते हैं, तो कभी सिर में जो है पानी भरने की जो कुंडी होती है जिसमें पानी भरती, वो उसमें फंसा लेते हैं। वैसे बड़ा मजेदार होता है ये हरकतों को देखो, अभी याद करो तो कितनी हंसी आती है। उस वक्त कितने परेशान हो जाते हैं, है ना। पैर कुर्सी में फंसा लिया, साइकिल में पैर फंसा लिया। और साथ ही हम एक और विषय पर बातचीत करेंगे, वो है स्वच्छ रेलवे स्टेशन। यानी हम जैसे अब मैसूर जा रहे हैं, हम रेल में बैठ के जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो भाई हमारा जो है रेलवे स्टेशन भी साफ सुथरा होना चाहिए। तो उस विषय पर भी हम श्रोताओं की मैसेजेस भी पढ़ेंगे और हम खुद भी जानकारी देंगे। बिल्कुल। और अभी चल रहा है नवरात्रि का त्योहार। तो कुछ लोगों का कहना है कि आज सप्तमी और अष्टमी दोनों है। यानी तिथि अनुसार कोई सप्तमी मना रहा है तो कोई अष्टमी की पूजन कर रहे हैं, यानी कि कालरात्रि माँ और महागौरी माँ, इन दोनों को याद करते हैं। तो एक गीत भी सुनवा देना उसी से जुड़ा हुआ, सुन लेते हैं। सारा जग है एक
ये सब पाया शेरावालिए, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए, ओ मैं आया शेरावालिए, तूने मुझे बुलाया शेरावालिए। बहुत प्यारा सा गीत था माँ के ऊपर। और आज विश्व दृष्टि दिवस है, तो उसके बारे में हम श्रोताओं के भी जो हमारे पास संदेश आए हम उसको भी पढ़ेंगे और जी भी बात करते हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं, विश्व दृष्टि दिवस जो अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को हर साल विश्व भर में मनाया जाता है, अंधत्व और दृष्टि दोष के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए वैश्विक कार्यक्रम है। इसकी शुरुआत साल 2000 से लायंस क्लब द्वारा की गई थी। इसे अब विजन 2000 यानी विजन 2000 में एकीकृत कर दिया गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय अंधता निवारण एजेंसी द्वारा इसका समन्वय किया जाता है। बहुत सुंदर। और प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। आंखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और आंखों की देखभाल के बारे में भी हम अक्सर कार्यक्रम तो किया ही करते हैं जी। हमारे आकाशवाणी के बहुत सारे केंद्रों पर जहाँ पर स्वास्थ्य की बात होती है, तो ये एक वैश्विक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य इस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना है और लोगों में आंखों की बीमारियों के प्रति सजगता और जागरूकता लाने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। और दृष्टि संबंधित समस्याएं उम्र के साथ साथ तो बढ़ने ही लगती है ना, पर अब कम उम्र के बच्चों को भी आंखों से संबंधित समस्याएं नजर आने लगी है। अगर आंखों से संबंधित कोई भी समस्याएं नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श ले। और इस वर्ष की थीम है कि बच्चों की आंखों की सुरक्षा का संकल्प, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा मोबाइल फोन टेलीविजन देखते हैं, तो उनका स्क्रीन टाइम कैसे कम किया जाए जिससे उनकी नन्ही आंखों को नुकसान से बचाया जा सकता है। बिल्कुल। एक श्रोता ने सिर्फ छोटा सा 2 लाइन का मैसेज हमें भेजा है कि दृष्टि दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है जो हर महीने में क्या ध्यान देने की इसमें जरूरत है। हर महीने क्या मतलब रोज ध्यान देने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल सही है भाई। ये ऐसी चीजें हैं, आंखें जो हैं वो सिर्फ नजर नहीं होती, नजरिया नहीं होती, लेकिन हमारे जीवन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें रोज, जैसे कहते हैं ना सुबह उठो तो मुंह में कुल्ली रख के और आंखों को धो से बहुत ज्यादा देर तक टीवी या जो स्क्रीन टाइम होता है ना सोनाली, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है लोगों का, जिसकी वजह से भी आंखों की कई तरह की परेशानियां, तकलीफ है ना। और जैसे जागरूकता की बात चलती है ना राजश्री जी, तो जैसे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे जैसे 4-5 महीने के, तो उस ओर भी हमें जागरूक होने की बहुत जरूरत है कि अगर बच्चे नहीं तो हम ऐसे उंगलियां उनकी तरफ हिलाते हैं या कोई अगर कलरफुल कपड़ा उनकी तरफ ये या खिलौना दिखाते तो उनकी नजर घूमती है। पर अगर ऐसा ना कर रहे हो, वो बच्चे हमें रिस्पांस नहीं दे रहे हो, तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि इनकी आंखों में कोई तकलीफ है क्या, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि जल्दी से अगर हमने उसका इलाज किया तो बच्चों की आंख ठीक हो सकती हैं। और ये मुझे लगता है कि अभिभावकों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कितनी देर आपने बच्चे के हाथ में फोन रख के छोड़ दिया है या उसे टेलीविजन या स्क्रीन के सामने, हम ये बातें तो समझते हैं कि व्यस्तता होती है, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन और भी बहुत कुछ किया जा सकता है बच्चे को टेलीविजन के आगे छोड़ने के। वो बहुत सारे खेल होते हैं, गेम्स होते हैं जिसपे बच्चे बहुत ज्यादा वक्त देते हैं। और ऐसा होता है ना कि मम्मियों को ऐसा लगता है कि भाई जल्दी जल्दी खाना खा ले तो मोबाइल पकड़ा देती है हाथ में, पर उसके पीछे वो खाना जितना जाएगा उससे ज्यादा तकलीफ भी अंदर जाएगी वो मोबाइल के कारण। तो अगर हो सके तो कुछ कहानी सुनाए या उन्हें ज्यादा वक्त दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक गीत सुनवा दूं? सुन लेते हैं। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों
पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए हैं मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए। पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। बहुत ही सुंदर सा गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज में, है ना? ऐसे लग रहा था कि बस सुनते ही रहो गाना, है ना? बिल्कुल। मग्न से हो गए थे। और आज की योजना के बारे में हम जानकारी देंगे, जो है एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRC योजना। भाई ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल, इन स्कूलों के जरिए छात्रों को बेहतर पढ़ाई का अवसर तो मिलेगा, साथ ही तकरीबन 8,000 शिक्षकों और सपोर्ट स्टाफ को भी रोजगार मिलेगा। और ये एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय भारत में निशुल्क आवासीय विद्यालयों की एक श्रृंखला है और इसकी स्थापना एक सरकारी पहल के तहत की गई है, जिसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति यानी ST के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण मिडिल और हाई स्कूल की शिक्षा प्रदान करना है। और जानती हो जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है, हम हमेशा बराबरी की बात करते हैं, है ना? तो इन विद्यालयों में प्रवेश चयन यानी प्रतियोगिता के माध्यम से होगा और छात्र और छात्राओं के सीटों की संख्या बिल्कुल बराबरी से होगी। और इससे और अच्छी बात यह है कि इन स्कूलों में बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और भी अच्छी बात है कि विद्यालयों में सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी, जैसे पुस्तकालय है, फिर कंप्यूटर लैब है, विज्ञान प्रयोगशाला है, मनोरंजन कक्ष, रोगी कक्षा यानी अगर कोई बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसके रहने के लिए अलग से व्यवस्था, साथ ही हवादार शयन कक्ष, साफ सुथरा रसोई कक्ष और भी बहुत सारी जो मॉडर्न स्कूलों में जो सारी सुविधाएं होती है वो इन स्कूलों में हो। तो अगर आप भी ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं कि जो इस योजना का लाभ ले सकते हैं तो उन्हें ज़रूर प्रेरित करें कि इस तरह की योजना
उससे लाभ ले। बिल्कुल सोनाली, क्योंकि इस विषय पर हमारे पास एक भी संदेश नहीं आया, तो मुझे थोड़ी सी उत्सुकता हुई ये जानने के लिए कि भाई ऐसा क्या है, हमारे किसी भी श्रोता ने इस विषय पर कुछ नहीं लिख के भेजा है। तो मुझे लगा शायद उनको इसके बारे में जानकारी नहीं हो। लेकिन अब क्योंकि हम आपको इस एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के बारे में बता रहे हैं, तो जैसा कि अभी आपने कहा श्रोताओं को कि आप अगर ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं या ऐसे किसी माँ बाप को जानते हैं, आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके लिए ये शिक्षा, ये स्कूल बहुत फायदेमंद होगा उनके भविष्य, उनके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए। तो आप ज़रूर थोड़ी सी मेहनत करें और ये जो विषय है, ये जो सरकार की तरफ से प्रावधान है, उसका लाभ ज़रूर उठाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस विषय को, इस बात को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत प्रतिभाशाली होते हैं पर उन्हें सुविधा न होने के कारण पीछे रह जाते हैं। तो कोई भी बच्चा पीछे ना रहे, जो प्रतिभाशाली है उसे लाभ अवश्य मिले, यही हम इच्छा चाहते हैं ना। बिल्कुल, प्रतिभाशाली और नहीं भी है तो वो वहां जाकर उसको इतने मौके मिलेंगे कि वो प्रतिभाशाली बन जाएगा, है ना जी। तो अब क्या है, गाना सुन लेते हैं। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों
के साए भी, हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें, तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दूं। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। लुटे जलता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। सोनाली, वैसे ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, तो यहाँ पे चलो मोहब्बत की बात है, और जब आपका साथी आपके पास नहीं होता तो मन नहीं लगता, लेकिन बगैर किसी कारण के मन नहीं लगता, ये फिर सोचने वाली बात हो जाती है। और एक चीज है ना, मोबाइल के बिना भी मन नहीं लगता ना। अब देखो, मोबाइल तो जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि हम इसी मोबाइल पर अपने श्रोताओं के जो संदेश हैं वो पढ़ रहे हैं। नहीं, हमारी एक साथी उन्होंने लिखा है, हमारी एक सहेली ने कहा है, शेरा वाली माँ के 8 हाथ है, माँ के किसी भी हाथ में मोबाइल नहीं है। बिल्कुल सही। पर हमारी जो माताएं बहनें, उनके हाथ में सिर्फ मोबाइल नहीं होता है, बेलन होता है, कलची होती है, स्टेथोस्कोप होता है, कलम होती है, एक हाथ में बच्चा होता है, बॉल होता है, बैडमिंटन होता है ना, वो भी सर्वगुण संपन्न होती है। घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारियां बहुत खूबसूरती के साथ निभाती है। उन माताओं को भी नमन, है ना। बिल्कुल नमन। और जैसा हमने बताया कि भाई विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर बहुत ज़रूरी है लोगों को जागरूक करना कि अक्सर तो लोग मानसिक बीमारियों को बीमारी ही नहीं मानते। उन्हें लगता है कि बस पता नहीं क्यों चुप है, बात नहीं करता या बात नहीं करती। हाँ, जिस तरह से शरीर के और भी किसी अंग में कोई बीमारी हो सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, उसका भी कोई ना कोई कारण होता है, उसी तरह से मानसिक बीमारी होती है। अव्वल तो ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी से कहो किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलवाओ या दिखाओ, तो लोगों को लगता है कि पागल थोड़ी है। पागल नहीं होता है इंसान, वो भी शरीर का एक अंग ही है। बिल्कुल। अगर उसमें कुछ बिगाड़ आ गया है, उसमें कोई तकलीफ आ गई है, तो छुपाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और खुलकर साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और अपनी जो परेशानियां उनके सामने रखिए, और बहुत जल्दी उसका समाधान भी मिल जाएगा। बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। नहीं तो लोग बहुत डीप उसमें चले जाते हैं, फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल होता है। कई ऐसी खबरें हम अखबारों में या टेलीविजन में या मोबाइल पर भी देखते हैं कि किसी ने आत्महत्या कर ली। वो चरम सीमा होती है डिप्रेशन की, जब आसपास के लोग नहीं समझ पाते कि ये व्यक्ति या ये औरत या ये बच्चा, छोटे बच्चों में भी ये बीमारी हो सकती है। लोगों को लगता है कि बच्चों को नहीं हो सकता। मैं एक बार दिल्ली के किसी अस्पताल में गई हुई थी, वहां पे मैंने छोटे बच्चों को देखा, तो मुझे उस वक्त बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने छोटे बच्चों को डिप्रेशन। लेकिन जो लोग लेकर आए हुए थे वो यही कह रहे थे, ये हंसता बोलता नहीं, किसी के साथ खेलता नहीं। तो क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में
जो उनके आसपास के लोग हैं उनको बहुत जागरूक होने की जरूरत है। यानी कुछ भी अगर लक्षण में बदलाव नजर आ रहे हैं तो उस ओर हमें बहुत ध्यान देना जरूरी है। जी हाँ, प्रतिवर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। लोगों को इस ओर जागरूक होने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दिन को मनाने की शुरुआत 1994 में की गई। और बहुत सारी बीमारियों का कारण मानसिक स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है, पर हम कई बार अपनी मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं को अनदेखा कर देते हैं। इसे छुपाने की बजाय इस ओर विशेष ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल, और मानसिक स्वास्थ्य में हमारे विचार, भावनाएं और सामाजिक व्यवहार जैसी कई बातें शामिल होती हैं। ये बातें हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करती है और हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो निर्भर करता है कि हमें तनाव को कैसे नियंत्रित करना है। और हम ले लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। आप जुड़े रहिए कार्यक्रम सखी सहेली के साथ, जल्दी से हम वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली राजश्री और सोनाली के साथ। जी, और आज हम जैसे बात कर रहे हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की, तो बहुत बार ऐसा होता है ना राजश्री जी कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, अगर व्यवहार बेरुखी सा हो तो बदले में वैसा ही व्यवहार लोग हमारे साथ करते हैं। फिर ये समस्या इतनी जटिल हो जाती है तो निराशा, अकेलापन, उदासी जीवन में जगह बना लेती है। देखो ना, बहुत ज्यादा सोचना, खासकर जो बातें बीत गई हैं, पीछे छूट गई हैं, सालों साल उन बातों को बीते हुए वक्त हो गया है, लेकिन आप उन कड़वी यादों को हमेशा याद करते हैं और आज भी उन पुरानी बातों को याद करके दुखी हो जाते हैं। या फिर आपको भविष्य की चिंता होती है, जो आपने देखा नहीं उसकी चिंता कैसी नहीं, तो उसमें भी डूबे रहना हमारी मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। और खुद ही नहीं, अपने नाती पोते के भविष्य की चिंता, अपने रिश्तेदारों की चिंता या पुरानी यादें, इन्हें छोड़ दे और वर्तमान का आनंद उठाना। जिसने सीख लिया उसने सचमुच जीना सीख लिया। और जब हमारा मन शांत होता है ना राजश्री जी, तब हमें बड़ी बड़ी समस्याएं भी छोटी लगने लगती है। और साथ ही जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं तो हमारे मन को अलग ही शांति की अनुभूति मिलती है। हो सके तो अपने मन को वर्तमान पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। और ये प्रशिक्षण कैसे मिलेगा? योग से, मेडिटेशन से। जी हाँ, ध्यान यानी मेडिटेशन कीजिए, योग से जुड़िए, सामूहिक प्रार्थना कीजिए, प्रकृति के सानिध्य में आप थोड़ा वक्त गुजारें, अपनों के साथ आनंद के क्षण गुजारिए और अपनी मनपसंद जो काम करना आपको अच्छा लगता है उसमें खुद को व्यस्त रखना भी हमें बहुत शांति दे सकता है, हमें खुश रख सकता है। और एक जरूरी बात है ना राजश्री जी, समय समय पर अपने प्रियजनों से मेल मिलाप करना, मिलना जुलना, है ना, या फिर फोन पे बातचीत कर ले, यानी अपने दिल का बोझ जो है ना हल्का कर लेना बहुत जरूरी है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना कि मैं अकेला ही काफी हूँ, पर इस बात की पुष्टि ना करे, बल्कि मैं लोगों का प्रिय हूँ, मैं सबको पसंद करता हूँ और सब मुझे पसंद करते हैं। ये भावना हमें लोगों से जोड़ कर रखती है और हम मन से स्वस्थ रहते हैं। जानती हो, मुझे एक तो पंक्ति याद आ रही है, मैं अपने श्रोताओं के साथ इसको शेयर करती हूँ। बहुत पहले मैंने कहीं बहुत खूबसूरत सी लाइन पढ़ी थी कि फिर उससे 100 बार मिला, पहला मिलना एक तरफ, अब तू मेरा हिस्सा बन, मिलना जुलना एक तरफ। यानी ये जो मिलना जुलना होता है ना, इसको लगातार रखें, बराबर रखें, छुट्टियों में मिलें, वीकेंड्स में मिलें, क्योंकि आप जब अकेले होते हैं तो दुनिया भर की बातें जिसे याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ, वो आपको घेर लेती है। तो उसकी वजह से
से आप दुनिया भर की जो बातें जिसे न सोचने की जरूरत है सोचने लगते हैं। तो इसके लिए मिलना जुलना तो जरूरी है ना। और किसी ने क्या खूब कहा ना, मन के हारे हार है, मन के जीत जीत। बिल्कुल, तो जीतते रहिए, बिल्कुल हारने को दूर दूर कर दीजिए, अलविदा कह दीजिए। और हमारे एक साथी लिख रहे हैं, नई बीमारी अपना शिकार बना रही है, वह है मानसिक अस्वस्थता। रोगी के भाव को लोग नजरअंदाज कर देते हैं और खुद को और भी अकेला समझ लेता है और रोगी आत्महत्या जैसा कदम उठाने का भी निर्णय ले लेता है। इन सब की वजह है तनाव, नशा, एकाकी स्वभाव, बिगड़ती जीवन शैली, लंबी बीमारी भी प्रमुख कारण है। अच्छी नींद जरूरी है, इसके लिए नियमित सोने जागने का समय तय होना चाहिए। संतुलित भोजन ले, नशा ना करें। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छी सी नींद ले सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, क्योंकि जीवन में छोटी छोटी बातें मन पर बहुत प्रभाव डालती हैं और हम तनाव में आ जाते हैं, चुप रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, एक तरह से डिप्रेशन की स्थिति हो जाती है। जबकि अच्छे मानसिक और संतुलित जीवन के लिए शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए अच्छा साहित्य, बहुत सुंदर बात, अच्छा साहित्य, अच्छी पत्र पत्रिकाएं, अच्छी संगत, योग, नियमित सैर, अनुशासित जीवन जीने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। बिल्कुल, बहुत सही बात लिखी। और हमारे ये साथी लिखते हैं कि तनाव न ले, तनाव से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर पूरी तरह से विपरीत असर पड़ता है। और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, छोटी छोटी बातों पर उदास ना होए। ये बहुत जरूरी है ना। छोटी छोटी बात को उदास हो जाते कि अरे उसने बात ही नहीं की, रास्ते में देखा पर ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने, अरे छोड़ दीजिए, है ना। कि कभी कभी दूसरे के नजरिए से भी देखे कि रास्ते में उसने देखा पर नहीं देखा, तो उसके मन में शायद कुछ उथल पुथल चल रही होगी, वो उसका ध्यान किसी दूसरी ओर होगा। तो छोड़ देना सीखना बहुत जरूरी है। हम बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। ये जो जज करने की प्रवृत्ति है ना, ये हमें बहुत ज्यादा दुखी करती है। तो जिस घड़ी हम ये सोचें कि किसी को जज नहीं करना, अपने आप चीजें कुछ अपने सही जगह पे आ जाएंगी। एक श्रोता लिखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने की अभी और ज्यादा जरूरत है। आजकल ये देखा गया है कि युवाओं में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। पैसे कमाने और आगे करियर की चाह, ये कुछ कारण है। बुजुर्ग लोगों में इसका कारण बच्चों का साथ न रहना इसकी वजह है, और ये उन्हें असुरक्षित या अकेलापन लगता है, जिसकी वजह से भी डिप्रेशन की समस्या जो है वो बढ़ रही है। भले बच्चे साथ ना हो पर दूर रह के भी प्यार जताया जा सकता है ना, जरूरी नहीं कि साथ में ही रहे। क्योंकि पहले भी हमने बातचीत की कि एक घर में अगर रहे तो बर्तन तो खटकेंगे ना। तो दूर रह के ऐसा तो नहीं कि एक घर में रह के भी हम खुश हैं, तो दूर रह के भी अगर खुश रहे तो उसमें क्या बात है ना। बिल्कुल। और नहीं, अगर साथ हैं, बर्तन खटकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर आप उस आवाज को थोड़ी देर सुनिए, फिर ठीक कर भूल जाइए, है कि नहीं। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। भाई मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहा तो फिर पागल खाने जाना पड़ सकता है। फिर ये समस्या राष्ट्रीय नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। इसलिए ही तो ये वैश्विक दिवस जो है अपना दिवस मनाया जा रहा है। अवश्य ही हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। अनिद्रा, बेचैनी, ये सब कारण होते हैं मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने की। तो शारीरिक व्याधियां भी जो हैं वो आपको इस ओर धकेलती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप थोड़ा सा योग, वॉक, एक्सरसाइज, साइकिलिंग, इस तरह की चीज़ें करें। और संगीत से जुड़े। हाँ, क्या बात है, संगीत तो आपके सारे दुख भुला दे सकता है। तो गाना सुनवा देते। हाँ, बिल्कुल। कई बार यूं ही देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है।
फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख लूं मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। जानू ना जानू ना उलझन ये, जानू ना सुलझाऊं कैसे कुछ समझ ना पाऊं, किसको मीत बनाऊं किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता। क्या बात है, मन दौड़ने लगता है ना। तो बस मन दौड़ता रहे, मन खुश रहे, इसके लिए कोशिश तो आप और हम ही करेंगे ना, हमारे लिए कोई दूसरा तो करेगा नहीं। नहीं सोनाली? हमारे एक साथी लिखते हैं, मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने की अभी ज्यादा आवश्यकता है। आजकल ये देखा गया है कि युवाओं में मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है। पैसे कमाने और आगे करियर की चाह के कुछ कारण है। बुजुर्ग लोगों में इसका कारण बच्चे साथ में न रहना, ये शायद आपने पढ़ा है। ये पढ़ दिया था संदेश। तो भाई हाँ बोलो, कुछ कह रही थी कि तनाव किसी भी स्थिति में हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तनाव लेके सिर्फ और सिर्फ हम और परेशान हो सकते हैं। जैसे हम किसी काम से परेशान हैं, कि नौकरी की वजह से परेशान हैं, या फिर शादी की समस्या या अन्य समस्या से हम परेशान हैं, पर जब हम तनाव लेते हैं तब हम उस समस्या को और दुगना कर देते हैं, एक और समस्या साथ में खड़ी कर लेते हैं ना। हाँ। क्योंकि आपको परेशानी तो है ही, फिर आप अगर ज्यादा सोचेंगे तो इससे आपका शरीर बिगड़ेगा। होना कुछ नहीं है, होगा वही जो होना है ना। आप उसके लिए काम कर सकते हैं, लेकिन तनाव साथ लेके चलेंगे तो कैसे होगा। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि बेंगलोर में बहुत बड़ा मानसिक संस्थान है। पहले के जमाने में अगर किसी को दिमाग की बीमारी हुई तो बजाय इलाज करवाने के और साथ रख के उनको दक्षिण की तरफ जाने वाली ट्रेन में बिठा दिया जाता था, और दिमाग के मरीज को बहुत प्यार और सहानुभूति पूर्वक रखने की जरूरत होती है। इलाज करते हुए अपने साथ रखना भी बहुत जरूरी होता है, इससे वे जल्दी ठीक होने लगते हैं। वे अपने दैनिक कार्य सुचारू रूप से कर नहीं पाते, इसलिए घर वाले बोझ समझते हैं और उन्हें उस केंद्र में भेज देते हैं। पर इस तरह की जो केंद्र होते हैं वहाँ पर भी उनकी बहुत अच्छे से उन पर इलाज किया जाता है। जानती हो उसका? मैं तो नहीं जानती, इसमें हमारे साथी जानती हूँ। जी अच्छा बताइए। निमहांस। जी, निमहांस बहुत बड़ा केंद्र है वहाँ पे, वो न्यूरोलॉजिकल साइंसेस का, और वहाँ पर इसका इलाज होता है। लोग ले जाते हैं जी, क्योंकि यही समस्या जब बहुत जड़ पकड़ लेती है ना, फिर वो स्थिति आती है कि आप उनको इस तरह के अस्पताल में ले जाएं। हाँ। तो अगर आप शुरू से ध्यान रखेंगे, अगर थोड़े जागरूक रहेंगे, तो इस तरह की समस्या को बढ़ने दिए जाने से रोका जा सकता है। सबसे बड़ा तो इसमें एक ही उपाय है राजश्री जी, कि खुश रहना। जो खुश रहते हैं, जो हर परिस्थिति को उसका हंस के सामना करते हैं, वो बहुत, यानी उनका मन स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। और जब मन स्वास्थ्य की बात चलती है, मानसिक स्वास्थ्य की बात चलती है, तो ऐसी कभी भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए ना, तो उसमें सबसे पहला हमारा मन मजबूत होना चाहिए। क्योंकि अगर हम मन से टूट गए तो परिस्थिति से ज्यादा हम जल्दी टूट जाते हैं। अगर मन हमारा मजबूत हुआ तो वो भारी से भारी परिस्थिति को भी हम हंस के मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल। और मानसिक स्वास्थ्य जो है वो आपके अच्छे शरीर में कहते हैं अच्छा जहन बसता है,
तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, और जो बीत गई है बात, जो पास्ट हो चुका है, उसको तो छोड़ ही दीजिए। उसको पकड़ कर रखने से क्या फायदा, अच्छा हो या बुरा हो, मैं तो दोनों को कहती हूँ, है ना। जो बीत गया उसको आप कंधे पे लिए चल रहे हैं, और आगे जो आने वाला है उसके बारे में पता नहीं है, तो सोचना ही नहीं है। लेकिन जो बीत गया है वो जैसा भी हो, अच्छा था या बुरा था, मुझे लगता है ना सोनाली कि उसको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। अपने आप खुशी आपके साथ हो लेगी। और हम बढ़ते हैं गाने को लेकर। दिल की सारी गिरहों को खोल दीजिए, है ना। किसी भी तरह का गांठ या गीठ कहते हैं उसको अपने दिल में बिल्कुल मत रखिए, न दिल में न दिमाग में। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। महफिल में कौन है अजनबी, तुम मेरे पास आओ। दिल की गिरह खोल दो, चुप न बैठो, कोई हम तुम रहे, अब कुछ और ही हो गए। अब सपनों के झिलमिल नगर में जाने कहाँ खो गए। अब हम राह पूछें किसी से, न तुम अपनी मंजिल बताओ। खोल दो, चुप न बैठो, कोई गीत गाओ। हमारे एक साथी लिखते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। जो लोग स्मार्टफोन का अति ज़्यादा उपयोग करते हैं उनको चिकित्सक से मिलकर सलाह लेना चाहिए। मेरे शहर में आजकल मनोचिकित्सकों के यहाँ ऐसे दर्दियों की भीड़ लगी रहती है, ये भी एक चिंता का विषय है। साथ ही ये भी लिखते हैं कि पर्यटन स्थल मैसूर घूमेंगे और मैसूर का डोसा बहुत बढ़िया मिलता है, वो भी खाएंगे, वो भी चखेंगे। तो चलिए हम सबको मैसूर लेके चलते हैं। तो मैसूर कर्नाटक का एक बहुत बड़ा शहर है। ये शहर चामुंडी पहाड़ियों की तल पर स्थित है और ये अपनी शानदार शाही विरासत स्मारकों के लिए दक्षिण भारत का एक मशहूर पर्यटन स्थल है। बिल्कुल, मैसूर पैलेस को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। मैसूर का समृद्ध इतिहास और संस्कृति है जो लाखों पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। हवाई मार्ग से मैसूर शहर का निकटतम हवाई अड्डा जो है वो बैंगलोर है, जो मैसूर से लगभग 170 किलोमीटर ही दूर है। रेल मार्ग और सड़क मार्ग के माध्यम से भी आप मैसूर जा सकते हैं। मैसूर पैलेस या अंबाविलास पैलेस वाडिया राजवंश का एक शाही निवास हुआ करता था और
महल भारतीय वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। इस महल का भ्रमण करना है तो टिकट लेकर अंदर प्रवेश कर सकते हैं। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक इसमें प्रवेश कर सकते हैं। जी हाँ, और सोने चांदी से सजे हाथियों का काफिला यहाँ पर 21 तोपों की सलामी के बाद पैलेस से निकलता है। यहाँ दशहरा के समय देखने लायक पर्यटक जो है वो मैसूर आते हैं। स्थानीय भाषा में इसे दशहरा भी कहते हैं। और इस दिन रावण को न जलाकर राक्षस महिषासुर का वध किया जाता है और ये उत्सव 10 दिनों तक चलता है। राजमहल में खूब रोशनी की जाती है। यानी अभी जो दशहरा आने वाला है उस वक्त वहाँ पे मैसूर में बहुत धूम होगी, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और राजमहल के सामने दशहरा प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थित दुकानें पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होती है। यहाँ से आप चंदन, रेशम की भी खरीदारी कर सकते हैं। हाँ, तकरीबन 6 किलोमीटर दूर एक मंडप तक जाना होता है। काफिले में एक हाथी पीठ पर 750 किलो सोने का सिंहासन होता है, जिस पर माँ चामुंडेश्वरी की जो मूर्ति है वो रखी जाती है। यानी जो हाथियों का जो काफिला निकलता है उसमें इतना सुंदर वो दृश्य हमारे आंखों के सामने आ गया। और जैसे कि हमारे साथियों ने भी लिखा है कि यहाँ पर वृंदावन गार्डन है, वो भी पर्यटकों की पसंद है, जो कृष्णा राजा सागर बांध के ठीक एक स्तर नीचे स्थित है। ये गार्डन 60 एकड़ में फैला हुआ है। इस गार्डन के निर्माण में लगभग 5 वर्ष लग गए और यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो, रंग बिरंगे फूल और बोटिंग सुविधा के कारण ये सबका मन मोह लेता है। एक श्रोता ने जगन मोहन महल के बारे में लिखा है कि इस महल का निर्माण महाराज कृष्णराज वोडेयार ने 1861 में करवाया था। ये मैसूर की सबसे पुरानी इमारतों में से एक है। ये 3 मंजिला इमारत सिटी बस स्टैंड से 10 मिनट पर ही दूर है और 1915 में इस महल को श्री जय महाराजेंद्र आर्ट गैलरी का रूप दे दिया गया, जहां मैसूर और तंजौर शैली की पेंटिंग्स, मूर्तियां और दुर्लभ वाद्य यंत्र रखे गए हैं। और इनमें त्रावणकोर के शासक और प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा तथा रूसी चित्रकार स्वेतोस्लोव रोएरेव द्वारा बनाए गए चित्र भी शामिल हैं। और इसका समय जो है जाने का वो 8:30 बजे शाम से है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक। और हमारे एक साथी लिखते हैं सेंट फिलोमेना चर्च 1933 में बना ये चर्च भारत के सबसे बड़े चर्च में से एक है। मैसूर शहर से 3 किलोमीटर दूर कैथेड्रल रोड पर स्थित यह चर्च नियो गोथिक शैली में निर्मित है। भूमिगत कमरे में 3री शताब्दी के संत की प्रतिमा स्थापित है। इसके 175 फीट ऊंची जुड़वा मीनारें मीलों दूर से दिखाई दे जाती है। यहाँ की दीवारों पर ईसा मसीह के जन्म से लेकर पुनर्जन्म तक की उनके जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाती हुई ग्लास पेंटिंग्स लगी हुई है। वर्तमान में इस चर्च को सेंट जोसेफ चर्च के नाम से जाना जाता है और सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक ये खुला रहता है। और एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि मैसूर से 13 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चामुंडा पहाड़ी मैसूर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। जैसा अभी हम लोगों ने भी बताया इस बारे में, यहाँ पर एक मंदिर भी है। इस मंदिर का निर्माण चामुंडेश्वरी मंदिर का जिक्र हमने किया। इसके अलावा GRS फैंटेसी पार्क है ना, तो उसके बारे में भी हमें लिख के भेजा एक श्रोता ने। मैसूर चिड़ियाघर के बारे में भी लिखकर भेजा है कि यहाँ पर सबसे पुरानी चिड़ियाघरों में से एक है और इसका निर्माण 1892 में शाही संरक्षण में हुआ था। और इस चिड़ियाघर में 40 से भी ज्यादा देशों से लाए गए जानवरों को रखा गया है और यहाँ के बगीचों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया और संभाला गया है। तो चलिए मैसूर की हम सैर करेंगे आपके साथ में और गाना सुनते हैं क्या? गाना सुनते हैं और फिर वो दिन याद करो भी अभी बाकी है जी। चल कहीं दूर निकल जाए।
काबिल तो किस लिए हम संभल जाए, चल कहीं दूर निकल जाए। क्या सोच रही हूँ? हमारे एक साथी लिखते हैं कि रेलवे स्टेशन हो या रेडियो स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, सब स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं, इसी तरह इन सभी पब्लिक स्थानों को साफ सुथरा रखना हमारा फर्ज है। सुना है स्वच्छ जगहों पर भगवान का वास होता है, फिर वो मंदिर हो या हमारा घर। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता रूपी भगवान की आराधना करना होगा। और जैसे अगर हम ट्रेन से गए तो हमें भी स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि हम स्वस्थ होकर प्रवास कर सके, वहाँ जा सके। और एक श्रोता ने लिखा है, बात उन दिनों की है जब बच्चे छोटे थे और ननद के बच्चे भी छुट्टियों में घर आ जाया करते थे। हम गर्मी के दिनों में शाम को जल्दी ही खाना बनाकर रख लेते थे और बाहर बैठकर बतियाते रहते थे। देवरानी जेठानी आपस में सब बच्चे छत पर ले जाकर खाना खाते थे और जब बच्चे मिल जाते तब खाने का उन्हें अनुमान नहीं रहता, सबके लिए बनाया हुआ खाना वही चट कर जाते थे। और ऐसा छुट्टियों में कई बार होता था कि हमें गर्मी में दोबारा खाना बनाना पड़ता था। आज सभी बच्चे बड़े हो गए और याद करते हैं उन दिनों को। हमारी एक सखी लिखती है कि मुझे डिलीवरी होने वाली थी मेरी और करीब 7.5 महीने हो गए थे। धनतेरस का दिन था और मैं और मेरी दोनों बहनें मायके में ही थी। हमारे मम्मी पापा धनतेरस की शॉपिंग के लिए बाहर गए थे। मेरी बहन का बेटा जो 1 साल का था खेलते खेलते हमारे बेड के साइड में अपनी गर्दन फंसा ली और चिल्लाने लगा। उसी समय मेरी बहन भी घर में थी, कहीं और थी। उस समय मैंने आओ देखा ना ताओ और झट से पलंग को उठा लिया और उसे निकाल तो लिया, पर उसके बाद मुझे पेट में भयंकर दर्द शुरू हो गया। अब तो मेरी बहन घबरा गई, पर ईश्वर की कृपा से मम्मी लोग उसी समय आ गए और तुरंत मुझे नर्सिंग होम लेकर गए और मैं दर्द से रात तक परेशान थी। और दिवाली के दिन ही मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ। सब लोग तो बहुत घबरा रहे थे पर सब कुछ ठीक रहा। हाँ, मेरे बेटे का वेट बहुत कम था पर अब वो 20 साल का हो चुका है। आज भी हम लोग दिवाली के दिन उस दिन को याद करके हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। बचपन में ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो हमारे जहन पे रह जाती हैं। अच्छा, हमने शुरू में ही कहा था ना कि आज सप्तमी और अष्टमी पूजा है, तो एक श्रोता ने लिख के भेजा है, या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्तिदायिनी माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी को प्रणाम। और अब हमारे जाने का समय हो रहा है, तो हम अपने श्रोताओं से इजाजत लेते हैं और फिर कल हाजिर होंगे, है ना? तो तब तक के लिए आप सभी को सोनाली पाठक और राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। सखी सहेली।